हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने चीट कोड डिस्कस किया था और फिर उस चीट कोड पे आप सभी की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ पैसेज लेके आइए, इन सारी चीज़ों का अप्लाई करके दिखाइए। तो यस, हमने उसी तरीके से इन्फ्रेंस वाले पैसेज लेके आए थे जिसमें इन्फ्रेंस पूछता है आपका, और उसमें हम वो चीट कोड को कैसे अप्लाई करते हैं हमने वो देख लिया। इसी तरीके से हमने एज्यूम्शन को देख लिया कि उन सारे चीट कोड्स को या फिर एज्यूम्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हमें डील करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमने वो देख लिया। आज हम आपके सामने इम्प्लीकेशन एंड कोरोलरी लेके आए हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड पैसेज हमेशा आते हैं और आपसे पूछता है कि आपको इम्प्लीकेशंस निकालना है या कोरोलरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए आज हम इनके टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, देखो, प्रैक्टिस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन होता क्या है। देखो, आपने ये वर्ड्स देखे होंगे है ना एग्जामिनेशन में, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, इंटेंट टू। यस, तो इन तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, इंटेंट टू से अगर कभी भी पैसेज में पूछ रहा है, इट मीन्स क्या, वो आपसे इम्प्लीकेशन ही पूछ रहा है। ठीक है, उसके टर्म को इम्प्लाई करके पूछ देता है, इंटेंट टू से करके थोड़ा सा खाली वर्ड का इनोवेशन कर देता है, नथिंग मोर देन दैट। बाकी मीनिंग तीनों का सेम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मीनिंग। टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं कि जैसे हमने पैसेज में कोई बात की, हम इनडायरेक्टली सारी बात कर रहे हैं और होता है ना मेन इशू बिना बताए हम सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं आपके सामने, वो होता है इम्प्लीकेशन। जैसे कि बहुत बार हमने ये वर्ड सुना होगा, घुमा फिरा के बातें करना, है ना। बात हमारी जो होती है वो तो रहती है, लेकिन हम उसी बात के इधर गिधर सारी चीज़ें घुमाते रहते हैं, है ना। तो वो होता है आपका इम्प्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि देखो, सपोज पैसेज होगा आपके सामने, है ना। ये आपका लेट सपोज एक पैसेज है, इनमें सारी बातें लिखी होंगी, है ना, सारी बातें लिखी होंगी। तो जो बातें लिखी होंगी ना, इन्हीं बातों को आपके पढ़ के आपको इन्हीं बातों को क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन निकालना है। यानी कि किसके बारे में मेन बात हो रही है। ठीक है, जिसके बारे में मेन बात हो रही है, दैट इज योर इम्प्लीकेशन, दैट इज योर इम्प्लाई, दैट इज योर इंटेंट टू से। यानी आप कहना किसके बारे में चाह रहे हो। ठीक है, पैसेज में आपको थोड़ा घुमा फिरा के देगा, इनडायरेक्ट वे में देगा, और आपको एक्चुअली वे में ढूंढना है कि यस, इस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब वहीं पे अगर इंटेंट टू से की बात कर ले, मीनिंग तो सेम ही होता है। देखो, इंटेंट टू से में क्या बोल रहा है, समथिंग दैट यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हैं बट आइदर डू नॉट से और अनेबल टू से एट अ टाइम। मतलब जो आप नहीं कह पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे वाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आइदर डू नॉट से, जो आप नहीं कह पा रहे हैं या फिर उस समय पे नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटेंट टू से। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लो, एक मेनी स्टूडेंट वांट टू बिकम आईएएस, है ना, बहुत सारे बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं। एन आईएएस ऑफिसर गेट अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। यस, है ना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट काफी मिलती है आईएएस को। तो इससे हम इम्प्लीकेशन क्या कर सकते हैं, मे बी आईएएस इज अ प्रेस्टिजियस प्रोफाइल अमंग सोसाइटी, है ना। आईएएस एक प्रेस्टिजियस प्रोफाइल है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उसको काफी रिस्पेक्ट देते हैं, और बच्चे चाहते भी है आईएएस बनना ताकि उनको वो रिस्पेक्ट मिले, है ना। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई और इंटेंट टू से क्या होता है। ठीक है, चलो हम अब इनका पैसेज में अप्लाई करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। यस, ये रहा हमारा पैसेज। चलो पढ़ते हैं पैसेज। ये आपका हिंदी में है ना। तो जितने भी हिंदी वाले हैं वो यहाँ से देख लेना, और ये आपका इंग्लिश में है, जितने भी इंग्लिश वाले हैं वो उसको यहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं फिर से यही बोलूँगी कि पहले आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर आपको नहीं आए तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, custom made biological and pharmaceutical products, lethal autonomous weapons and driverless car। अच्छा देखो, इतना पढ़ के मुझे ये इतना तो समझ में आ रहा है कि यस, यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्राइवरलेस कार की बातें हो रही हैं, है ना। चलो, दिस विल पोज conundrum, the moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and a swerving and
damaging the car has often been debated. The answer is both simple, save the human life and a complex. ठीक है. At which angle should the car swerve just enough to save the jaywalker or more than enough? If the driverless car is in a Dublin, who would take the decision? The Irish government or the car's original code writer in a California or a software programmer in a Hyderabad? To whom maintenance is outsourced? Yes, if different national jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decision, including transnational one? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा पैसेज है ना. देखो, इस पैसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात तो हुई, लेकिन बात क्या कह रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इश्यूज आने वाले हैं, है ना. कैसे डिसाइड करेगा कि एक ड्राइवरलेस कार इंसान को बचाए या कार की डैमेज को बचाए, है ना. देखो, सेव ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एक बार को तो हम मान ले कि इंसान को बचाएंगे, लेकिन कैसे, हाउ, है ना. ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमको कितने एंगल पे रोकना है अपनी कार को, कितने एंगल पे हमें ब्रेक लगाना है ना. ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कार तो ड्राइवरलेस है ना. क्या जस्ट इनफ बचाना है इंसान को हमें, या फिर पूरा बचाना है. ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, ये यही चीज पूछ रहा है ये यहाँ पे. कौन डिसाइड करेगा? उस देश की गवर्नमेंट जिसने ये ड्राइवरलेस कार को चलवाया है, या फिर उस एआई को बना रहा है, या जो उसने कार को मैन्युफैक्चर किया है वो कंपनी डिसाइड करेगी, या फिर जो कोड बना रहा है उस एआई को चलाने के लिए, जो कोड लिख रहा है वो डिसाइड करेगा, है ना. देखो, यही बात चल रही थी यहाँ पे. अगर अलग अलग पोजीशन होगी तो ह्यूमन लाइफ को प्राइवेटाइज करना ही होगा, है ना. जैसे देखो, लास्ट में बोल रहा है क्या कि हमको डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शन हैव अ डिफरेंट फाइन प्रिंट्स ऑन प्राइवेटाइजिंग ह्यूमन लाइफ. यस, ह्यूमन की लाइफ को प्राइवेटाइज करना है. तो यह कैसे इफेक्ट आएगा, मतलब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, किस पे, इंश्योरेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे, डिसीजन पे, है ना, ट्रांसनेशनल वन पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो देखो, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये यही बोल रहा है पूरा पैसेज कि आपको ड्राइवरलेस कार तो लेके आनी है. ठीक है, ड्राइवरलेस कार तो हम लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि क्या वो ड्राइवरलेस कितनी इफेक्टिव है. अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पे ह्यूमन को बचाना है या कार के डैमेज को बचाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना. अब हम ड्राइवर को तो वहां ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कार ही ड्राइवरलेस है. तो आप क्या कंपनी को ब्लेम करोगे, या वहां पे जो कोड लिख रहा है उसको ब्लेम करोगे, या वहां की गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, है ना. यही सब बातें यहाँ पे हो रही हैं. चलो, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द रैशनल, प्लॉजिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन. अब देखो, इस पूरे पैसेज को पढ़ के जो भी आपको समझ में आया है आपको वो बताना है. मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्टली सारी बातें बोल देगा, है ना. तो इनडायरेक्टली उसने सारी बातें बोल दी एआई वगैरह के बारे में, कारलेस के बारे में, ड्राइवरलेस कार के बारे में. अब आपको इम्प्लीकेशन करना है. ठीक है, देखो क्या है, पहला पढ़ो. अप्रोच क्या रख रही है, हमेशा वही, जो सबसे गलत लग रहा है उसको पहले हटा दो. ठीक है, क्योंकि जगह आप सबसे जो गलत लग रहा है उसको हटाओगे तो ऑप्शन में थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा. चलो, मुझे फर्स्ट थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखते हैं क्यों. टू मच. टू मच अगर आप देखो तो दिस इज द एक्सट्रीम वर्ड, है ना. एक्सट्रीम वर्ड मैंने आपको बताया था, तो आप देख भी सकते हो कि हम जितने भी चीजें चीट कोड में पढ़े हैं उसको कैसे यूज कर रहे हैं, है ना. समझ रहे हो ना. चलो, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इज द इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की तो बात ही नहीं हुई है ना. ग्लोबलाइजेशन गलत है, उसने ऐसा तो नहीं बोला कि भाई इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो एक काम करो ग्लोबलाइजेशन ही बंद कर दो, ऐसा तो उसने कहीं कहा नहीं कहा, है ना. देखो, ऐसा उसने पूरे पैसेज में कहीं कहा का, जितना भी मैंने आपको बताया उसमें कहीं भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिली नहीं, है ना. एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं ना वो जरूरी नहीं कि हमेशा रॉन्ग हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमारा रॉन्ग हो गया. मैं एक पैसेज और लेके आई हूँ जिसमें आपको एक्सट्रीम वर्ड राइट होता हुआ भी दिखेगा, बट क्यों एक्सट्रीम वर्ड राइट होता हुआ दिखेगा वो भी जान लीजिए. जीएस में भी आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, है ना, लेकिन वो कहीं कहीं पे रॉन्ग साबित होते हैं और कहीं कहीं पे वो राइट भी होते हैं. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट लॉजिकल होता है, अगर वो लॉजिकल बातें कर रहा है तो वो सही होगा. लेकिन अगर स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है और वो इलॉजिकल बात कर रहा है, बिल्कुल अनरैशनल बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी,
गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज हुआ है, टू मच एक तो लगा दिया, साथ ही साथ बिल्कुल इरेशनल बातें कर रहा है, बोल रहा है भाई तुम ग्लोबलाइजेशन बंद कर दो, है ना, ये सारा इफेक्ट कम हो जाएगा, ना ही ड्राइवरलेस कार का सिस्टम कहीं पे आएगा, ना ही बाहर की कंपनीज यहाँ आएंगी। ऐसा हो सकता है क्या कोई भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन बंद कर देगी क्या इस वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट तो देखो मुझे बिल्कुल गलत दिख रहा है, फर्स्ट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन में देखो, अब जिसमें जिसमें फर्स्ट है उसको हटा दो, तो देखो मुझे ऑप्शन ए दिख रहा है फर्स्ट है, ऑप्शन बी दिखा और ऑप्शन डी दिखा, बचा कौन सा ऑप्शन अपना? देखो आंसर तो अपना ऐसे ही निकल आ गया। तो लेकिन ये अप्रोच आपको अपने एग्जाम में करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमको चीजें समझना है, देख लेते हैं। सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक्स बॉर्डर। यस, यही तो बात बोल रहा है कि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है ना, इकोनॉमीज बॉर्डर में। यस, यही तो हो रहा है, यही तो पूरी बात को बोल रहा था। तो सेकंड क्या बोल रहा है, बोलता है हमारा इम्प्लीकेशन के हिसाब से राइट। ठीक है, चल थर्ड देखो, इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन अ डोमेन ऑफ द स्टेट। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो क्या होता था, स्टेट डिसाइड करती थी, है ना, कि अगर किसी की लाइफ जा रही है एक्सीडेंट में तो उसका कॉस्ट क्या है, लाइक उसको इंश्योरेंस डिसाइड करना है कि किस बेस पे उसको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन क्या अब टेक्नोलॉजी कंपनी डिसाइड कर रही है, अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड कर रही है, तो यही चीज तो हो रहा है ना, इसने इम्पिंच तो कर दिया। इम्पिच इन द सेंस होता है इंटरवेंशन करना, हस्तक्षेप करना। तो यस, अब तो देखो आपकी टेक्नोलॉजीज जो है वो कर रही है ना। चौथा देखो क्या है, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। ओन सप्लाई चेन क्यों करना है भाई, हमें ग्लोबलाइजेशन बंद थोड़ी ना करना है, हम अपना अपना सप्लाई चेन बना लेंगे तो हम क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला है कि भाई एकदम बंद कर दो ग्लोबलाइजेशन को, है ना, बिल्कुल एंटी ग्लोबलाइजेशन हो जाओ, ऐसा तो कहीं बोला नहीं कि पैसेज में बिल्कुल एंटी ग्लोबलाइजेशन जैसी बातें तो कहीं पे हो नहीं रही थी, है ना, इसलिए फोर्थ वाला भी रॉन्ग होता है। फिफ्थ देखो क्या बोला है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकनसाइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टिनिटीज। यस, हमको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों पे जितनी भी अनसर्टिनिटीज है, जितनी भी एम्बिग्विटीज हैं, उन पे क्या करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा, है ना, उसको और अच्छे से सुधारना पड़ेगा चीज़ों को। यस, यही तो बात हो रही थी। और हमारा वैसे तो ऑप्शन से ही आंसर आ गया था, एक स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, ऑप्शन में हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया था, बट अब मैंने आपको पूरा समझा दिया तो अब आपको समझ में आया होगा कि 2, 3, 5 कैसे आंसर आया होगा। ठीक है, तो बस इम्प्लीकेशन में भी क्या ही करना होता है, आपको पैसेज पढ़ के जो चीज़ें इनडायरेक्ट वे में बोली गई है आपको वही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पे। यस, ये रहा हमारा पैसेज। इंग्लिश वाले इसको यहाँ पढ़ेंगे और हिंदी वाले यहाँ पे पढ़ेंगे। अगेन पॉज करके खुद से सॉल्व करना, नहीं समझ आए तो आप फिर मेरा सोल्यूशन देखना। देखो चलो पैसेज पढ़ते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केस ऑफ इंडियन बैंक अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड should help bring non-performing asset situation under some control. Despite the slow pace of resolution by the National Company Law Tribunal, the code can be helpful in cleaning up bank book in a future credit cycle. The recapitalization of public sector bank too can help increase the capital cushion of bank and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalization are only a part of solution as they by themselves can do very little to rein in a reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current sorry state. Unless there are a very systematic reform that address the problem of unsustainable lending, future credit cycle will continue to stress the banking system. ठीक है, ये रहा हमारा पैसेज। अब देखो पैसेज पढ़ के इतना तो समझ में आ रहा है कि यस यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है ना। चलो देखते हैं क्या बात हो रही है। ऊपर लिखा है द रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केस ऑफ द इंडियन बैंक, जो है वो अभी कौन देख रहा है, आईबीसी है, जो सारे एनपीए की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने में हेल्प कर रहा है, राइट। फिर क्या है, तो जो एनसीएल है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, देखो स्लो पेस, थोड़ा स्लो काम कर रहा है बट स्टिल काम तो कर रहा है ना। आईबीसी जो है हेल्प कर रहा है अभी किस चीज में, देखो क्लीनिंग अप अ बैंक बुक में, है ना। अच्छा,
इसके बाद क्या है, साथ ही साथ वो रिकैपिटलाइजेशन कर रहा है ताकि वो अच्छे से मनी लैंडिंग कर सके, है ना, रिकैपिटलाइजेशन कर रहा है ताकि वो अच्छे से मनी लैंडिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा मनी लैंडिंग कर सके, ठीक। बट सिर्फ आईबीसी और रिकैपिटलाइजेशन पार्ट है सोल्यूशन का क्या? मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है आपकी रेकलेस लैंडिंग, कि आपको इस स्तर पे सिस्टमेटिक रिफॉर्म करना होगा कि ये जो अनसस्टेनेबल लैंडिंग हो रही है आपकी, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि लॉजिकल रैशनल इम्प्लीफिकेशन ही निकालना है, ठीक है, सजेस्टेड इम्प्लाइड। ए देखो क्या है, लैंडिंग बाय द बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, लैंडिंग की तो बात हुई थी कि आप जितना भी लैंड करो मनी, उसको क्या करो, मॉनिटर करो, मतलब उसको क्लोजली ध्यान रखो उस चीज का, है ना। लेकिन ये बात कहीं पे बोला था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये चीज करनी चाहिए? आप खुद बताओ, ऐसा कहीं पे भी पैसेज में बोला कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा? नहीं ना। तो यस, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड पढ़ लेते हैं क्या है, इंटरेस्ट रेट शुड बी कीप्ड लो as to induce bank to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity। अब देखो, इंटरेस्ट रेट को लो करना है या हाई करना है, ये सब तो बातें नहीं कही थी ना कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो तो मार्केट में पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से फ्लो होगा, या फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दो तो मार्केट में पैसा जो है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा लेंड करना। तो ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं है, तो आप ये इम्प्लाई भी नहीं कर सकते हो, इम्प्लीकेशन भी नहीं कर सकते हो, राइट। इनडायरेक्टली बात होनी चाहिए पैसेज में कम से कम, तभी तो आप निकाल पाओगे उसका इम्प्लीकेशन, है ना। मर्जर ऑफ द मिनी बैंक, देखो ये मर्जर ऑफ द मिनी बैंक तो कुछ होता नहीं। मर्जर से क्या, यहाँ पे कोई बोला था कि हम इस बैंक को मर्ज कर देंगे तो थोड़ा सा ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं ना। तो यस, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देखो क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एज ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर अ बैड डॉग लोन प्रॉब्लम। यस, देखो यही तो बात हो रही थी यहाँ पे कि, है ना, क्या बोल रहा था कि there are a systematic reform that address the problem of unsustainable lending। यही चीज हो रही थी, आपको देखो मिल गया यहाँ पे। तो यस, दिस इज द आंसर। यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, स्टेटमेंट नंबर डी, वो हमारा राइट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहां पे आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे जो आपकी स्टडीज में आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अब आपको इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई और इंटेंट टू से समझ आ गया होगा। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा, है ना, अब आप पैसेज में इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इस चीज को प्रैक्टिस करना, है ना, आपको खुद समझ आएगा कि ये बहुत ही ईजी है। बस एक बार आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाद आप निकाल लोगे आराम से, इम्प्लीकेशन निकाल लोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है, देखो, अ सिचुएशन, अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट दैट इज नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वन अनदर। यानी कि ऐसी सिचुएशन या ऐसा स्टेटमेंट जो किसी चीज का क्या हो, डायरेक्ट रिजल्ट हो, है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अ रिजल्ट दैट इज अ नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स। किसी चीज का एक रिजल्ट जो आपको निकलता हुआ समझ में आता है वो क्या होता है, आपका कोरोलरी, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स सपोज एक बंदा है, ठीक है, वो अच्छा खासा जिम विम जा रहा है ना, सारी डाइट फॉलो कर रहा है, हेल्दी फूड ले रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब बताओ इसका नेचुरल कंसिक्वेंस क्या होगा, है ना। नेचुरल कंसिक्वेंस क्या होगा, ये अच्छे खासे से जिम वगैरह सब कुछ कर रहा है, लाइक सब चीज फॉलो कर रहा है। तो इसका नेचुरल कंसिक्वेंस क्या होगा कि इसकी हेल्थ जो होगी वो अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी, है ना, इसकी बॉडी वॉडी अच्छी थोड़ी बनी रहेगी, है ना, अंदर से भी हेल्दी होगा, बाहर से भी हेल्दी होगा, यही इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना। तो यस, इसी तरीके से आपको क्या होता है, आपको एक पैसेज दे देता है, उसमें सारी बातें बोली जाती हैं और साथ ही साथ आपको वहां से उसका नेचुरल कंसिक्वेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ आया होगा आपको। अच्छे से और समझ लेते हैं कैसे, एक पैसेज के थ्रू। चलो चलते हैं अपने पैसेज पे। यस, ये रहा हमारा पैसेज, ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अगेन पॉज करके सॉल्व करना, नहीं समझ आए तो आप मेरा सोल्यूशन देखना। चलो क्या बोल रहा है, इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू इनहेंस द इकोनॉमिक वेलफेयर द पीपल एंड
Any one wing of a such macro policy, monetary or a physical cannot independently work without active support of one another. ठीक है, अच्छा चलो अब देखो पैसेज में क्या बात हो रही है। देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जनता को इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करे। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज होती हैं, उनका एक पूरा गुट होता है, उनका काम क्या होता है कि जनता को इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करें, है ना। और दो विंग्स होते हैं इसके, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पहली विंग क्या होती है आपकी, फिजिकल और मॉनिटरी, फिजिकल और मॉनिटरी, यही चीज है ना, ये दो विंग्स होती हैं आपकी। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों इंडिविजुअली काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एक अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। इन दोनों को प्रॉपरली तरीके से काम कराने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे को एक्टिव पूरी तरीके से सपोर्ट करना होगा, तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। यही बोल रहा है पैसेज में कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो काम क्या करता है, आपका इकोनॉमिक वेलफेयर को काम करता है। इसके लिए आपको दो विंग्स की जरूरत पड़ती है, एक आपका मॉनिटरी, सेकेंड आपका फिजिकल। ये एक अकेला काम नहीं कर सकता, है ना। इन दोनों को काम करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेट की जरूरत है, यही बोल रहा है आपका पैसेज में। चलो अब आपको कोरोलरी निकालना है, यानी इनका नेचुरल कंसिक्वेंस निकालना है कि क्या आप रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना। चलो देखते हैं, पहला पढ़ो, द सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यही सेम चीज तो बात करी एग्जैक्ट हमने देखा, है ना। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला, वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो वो कैन नॉट मतलब वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए ये क्या हो गया अपना राइट होता है। देख लेते हैं, आंसर तो पता चल गया, बट हाँ बाकी चीजें रॉन्ग हो रही हैं, तो क्यों रॉन्ग हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। यस चलो देखो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका। ऑप्शन बी बोल रहा है गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, है ना। अब देखो रेगुलेशन की बात कहीं पे हुई है, कहीं पे भी रेगुलेट जैसी बात हुई है क्या, पूरे पैसेज में हमने आपको पढ़ा और समझाया। तो रेगुलेट जैसी कहीं पे बात हुई है तो नहीं, रेगुलेट जैसी तो कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन क्लोजली, गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए मार्केट और इंस्टीट्यूशन को, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। सी देखो क्या बोल रहा है, मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विथ सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अब देखो क्या है, सोशलिस्ट पॉलिसीज की बात नहीं हो रही है ना। हमने देखा ऊपर पैसेज में कहीं पे भी सोशलिस्ट पॉलिसीज की बात हो रही है, नहीं हो रही है। और कंफर्टेबल भी बोल रहा है लेकिन नॉट कंफर्टेबल बोल रहा है ना। अब देखो ये यहाँ पे पैसेज में बात यही तो कर रहा है कि उनको एक साथ होके काम करना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकते। कहीं पे नॉट कंपेटेबल वाली बात थी क्या, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो डी वाला देखो क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब देखो फाइनेंशियल सेक्शन रिफॉर्म की बात यहाँ अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है ना, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कोरोलरी होता है वो क्या होता है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट। अब देखो इस पैसेज का क्या मतलब निकलता है, यही रिजल्ट निकलता है ना कि उनको मिलके काम करना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। कौन, जो हमारे विंग्स हैं, दो विंग्स बताए गए, मॉनिटरी और फिजिकली। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि हाँ भाई इनको मिलके काम करना चाहिए, ये अकेले काम नहीं कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में यही तो बोल रहा था, ये ए वाले में, है ना। सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, यस यही बात तो हो रही थी कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं, वो साथ में ही काम कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से आपने देखा कि कैसे आप कोरोलरी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे करना, जो भी आपका ये कोरोलरी है इसको आप इन्फ्रेंस के तरीके से डील करना, है ना। आप जैसे इन्फ्रेंस करते हो ना, जस्ट ये समझ लेना कि आपको यहाँ पे इन्फर करना है, ठीक है। पैसेज पढ़ के आपको चीज क्या करनी है, इन्फर करनी है, ठीक है। काफी हद तक कोरोलरी और इन्फ्रेंस जो होते हैं वो आपके सेम होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कोरोलरी को इन्फ्रेंस के टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। Many pathogens that cause foodborne illness are unknown.
Food contamination can occur at any stage from farm to plate. Since most cases of a food poisoning go unreported, the true extent of the global foodborne illness is unknown. यानी कि बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, फूडबॉर्न इलनेस कॉज कर रहे हैं, और वो क्या है, रीजन उसका अभी अननोन है। ठीक है। फूड कंटेमिनेशन कैन ऑकर एनी स्टेज। फूड कंटेमिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, लाइक फार्म में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो वहां से भी आ सकता है फूड कंटेमिनेशन, है ना। आपकी प्लेट तक आने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको पता होगा। तो उन प्रोसेस में किसी भी एक प्रोसेस में क्या हो सकता है, कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। सिंस मोर केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे फूड केसेस, पॉइजन के केसेस हैं जो क्या है, अनरिपोर्टेड है। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूडबॉर्न इलनेस इज अननोन। बेसिकली जो प्रॉपर एक रीजन होता है फूडबॉर्न इलनेस का वो अभी भी अननोन है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हैव लीड टू अ ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज द कंज्यूमर वनरेबिलिटी। यस, हमको क्या है कि इम्प्रूवमेंट करना होगा, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना होगा और लोगों को भी अवेयर करना होगा कि यस वो क्या करें, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दें, है ना। लाइक ध्यान दें इन द सेंस कि अगर वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दें, प्रॉपर तरीके से देखें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एंड ऑल दैट। येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज द कंज्यूमर वनरेबिलिटी। यस, जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है फूड प्रोडक्शन का, वो क्या इंक्रीज कर रहा है, कंज्यूमर के लिए वनरेबिलिटी पैदा कर रहा है, बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रेस। जो कि क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम उसको अच्छे से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और उसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड ऑन अवर प्लेट, से एन ऑफिशियल WHO। मतलब वर्ल्ड ऑन अवर प्लेट इन द सेंस क्या है, आज हम बहुत सारी डिशेस खाते हैं, जैसे कि आप देखते हो मैक्सिकन, इटालियन, है ना, चाइनीज डिशेस। तो क्या है, वी हैव द वर्ल्ड ऑन अवर प्लेट। आज सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी। ठीक है, चलो आपको पैसेज पढ़ के तो समझ में आ गया कि यहाँ पे फूड पॉइजन की बात हो रही है ना। फूड पॉइजन का रीजन जो है वो अभी भी अननोन है, हम पता नहीं लगा पाते हैं प्रॉपर। और फूड पॉइजन कभी भी, लाइक फूड का जो कंटेमिनेशन है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है ना, प्रोड्यूस करने से लेकर के आपकी प्लेट में आने तक, है ना। ये सारी चीजें बात हो रही हैं। चलो अब आप इससे कंसिक्वेंस क्या निकाल सकते हो, है ना, कैसा कंसिक्वेंस निकाल सकते हो, पढ़ते हैं। देखो, ए बोल रहा है विथ मोर ऑप्शन फॉर अ फूड कम मोर रिस्क। यस, ये हो सकता है भाई, यही तो बात हो रही है ना। जितना आपका क्या होगा, ऑप्शन बढ़ेगा उतना ही आपको रिस्क भी बढ़ेगा फूड का, यही बात हो रही है। ये तो सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेस। क्या फूड प्रोसेसिंग ही एक कारण है जितनी भी फूड बॉर्न इलनेस है, यानी सिर्फ प्रोसेसिंग ही कारण है क्या, नहीं ना, और भी काफी चीजें हो सकती है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाए, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग नहीं है जो सारा सोर्स है फूड बॉर्न डिजीज का, वो इलनेस है, ये रॉन्ग हो गया। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली फूड ओनली। ओनली देखो, ओनली इन द सेंस क्या होता है, ये आपको एक्सट्रीम वर्ड हमने बताया था, ये एक्सट्रीम वर्ड होता है। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड हुआ। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड। हम लोकली प्रोड्यूस्ड फूड पे डिपेंड हो जाना इन द क्या, इन द सेंस क्या, आप ग्लोबलाइजेशन बंद कर दो, ऐसा तो बोल नहीं रहे कि भाई आप लोकल फूड को प्रोड्यूस करो, उसको ही कंज्यूम करो, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है ना। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बंद करने जैसी बात को तो नहीं चल रहा था यहाँ पे कुछ भी, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगेन सी रॉन्ग हो गया। डी देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग शुड बी कटल। ये वही बात हो गई कि ग्लोबलाइजेशन को आप कम कर दो। भाई ग्लोबलाइजेशन को कम करना तो कोई है ही नहीं, ऐसी बातें नहीं चल रही थी कि हमको ग्लोबलाइजेशन को रोक देना चाहिए, है ना। तो हमारा डी भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ आया। चलो एक चीज देखो, मैंने आपको जैसे पिछले बताया था एक्सट्रीम वर्ड के लिए एक चीज, है ना, कि कभी भी अगर आपको नॉट लगा हुआ है तो थोड़ा सा क्या होना है कि देखना होता है कि चीजें रीजनेबल है या फिर अनरीजनेबल बातें हो रही हैं, है ना, लॉजिकल बातें हो रही हैं या फिर इलॉजिकल बातें होती हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वही चीज देखो यहाँ पे अप्लाई होता है। आप देखो, क्या मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं भी एक्सट्रीम वर्ड होगा तो जरूरी नहीं वो रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर बात रैशनल में होगी, मतलब अगर लॉजिकल बात हो रही है तो एक्सट्रीम वर्ड वाले राइट भी होते हैं, लेकिन अगर बात ही पूरी इलॉजिकल है ना, कोई उसका सेंस नहीं है, तो यस वो रॉन्ग होते हैं।
ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही थी कि सिर्फ लोकली फूड पे हमको प्रोड्यूस करना है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हुआ, बिल्कुल इलॉजिकल बात थी, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल भी अगर आपको दे दूं इस चीज का, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। तो नेसेसरी क्या होता है, ये एक एक्सट्रीम वर्ड ही तो है ना। लेकिन बात क्या है यहाँ पे, लॉजिकल है, इसलिए ये बात सही होगी। ठीक है, समझ में आया, ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल लॉजिकल है। यूज एक्सट्रीम वर्ड हुआ है, लेकिन बात हमारी क्या है, लॉजिकल है, इसलिए ये चीज हमारी सही होती है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, और इन सारी चीज़ों को आपने अब तक जो भी सीखा है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताओगे कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में मैं हर एक का मैसेज देखती हूँ, अपने टेलीग्राम पे भी मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे बताना कि इन सारे का एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो और आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर ऑल।